अस्सलामुअलैकुम नाजरीन। खुदा ने मेरी जान बचा ली थी। बूटी कार के सांप के जहर को झेल कर रहा था। फिर मेरे जिस्म की हालत बिल्कुल नॉर्मल हो गई। जिस्म की तपिश, उंगलियों और जबड़े की ऐंठन कम हो चुकी थी। मैंने आंखें खोल दी। मुझे सुर्ख चट्टानों के ऊपर नारंगी रंग का आसमान दिखाई दिया। मशरक में सूरज गरूब हो रहा था। राना खूनी अपने तख्त के पास उठकर खड़ा हो गया था और बंदूक के सहारे झुका हुआ मुझे गौर से देख रहा था। उसके राइफल बरदार साथी भी जमीन पर बैठे मेरी तरफ देख देख कर हैरान हो रहे थे। उनके चेहरे बता रहे थे कि वो मुझसे मरूब हो चुके हैं। खुदा ने मुझ पर सबसे बड़ा करम यह किया था कि मेरी जान बचा ली थी। अगर इत्तेफाक से मुझे यह बूटी आदिवासी बूढ़े से लेने का ख्याल ना आता तो आज मैं अपनी यह दास्तान लिखने के लिए जिंदा ना होता। मैं उठकर खड़ा हो गया। राना खूनी ने बंदूक तख्त पर फेंक दिया। दोनों हाथ बांध कर बोला, महाराज हमें क्षमा कर दें, आप सच्चे सन्यासी जोगी हैं। राना खूनी ने मुझे अपने पास तख्त पर बड़ी इज्जत से बिठाया और मेरे लिए दूध और घी लाने का हुक्म दिया। वो बोला, महाराज बस कर लाल हमारा दुश्मन है, हम चोर डाकू नहीं हैं। हम अपनी मर्जी से यहाँ आज़ाद ज़िंदगी बसर कर रहे हैं। हम किसी को कुछ नहीं कहते, बस ये चाहते हैं कि यहाँ हमें कोई तंग न करे। फिर उसने मुझसे नाक बूटी लेकर एक बार उसे उलट पुलट कर देखा और बोला, महाराज ये किस जंगल में मिलती है? मैं बूटी के फोक को अभी तक चबाए जा रहा था। अब सिर्फ मेरे अंगूठे पर उस जगह हल्की हल्की सी चुभन हो रही थी जहाँ सांप ने काटा था। मैंने कहा, ये आंध्र प्रदेश के जंगलों में नहीं मिलती। मेरे गुरुजी ये मेरे लिए कैलाश पर्वत से लाए थे। वो कहने लगा, महाराज जिस सांप ने आपको डसा था वो इस इलाके का सबसे ज़्यादा जहरीला नाग है। हमारे पास इस किस्म के 4 नाग हैं जो हमने अपने दुश्मनों के लिए बंद कर रखे हैं। आप सच्चे सन्यासी साधु हैं, क्या मैं आधी बूटी ले सकता हूँ? मैंने बूटी उसके हाथ से ले लिया, उसे आधा तोड़ा और उसे देते हुए कहा, राना यह तुम्हारी बाकी ज़िंदगी के लिए काफ़ी है। उसने बूटी अपनी सदरी की जेब में डाली और हाथ बांधकर मेरा शुक्रिया अदा किया। इतने में उसका आदमी साथ वाले गार से एक प्याले में दूध और घी गर्म करके ले आया। मैं पीना तो नहीं चाहता था, मगर मैंने अपनी दश्त नौर्दी में सुन रखा था कि अगर सांप के कांटे से आदमी किसी तरह बच जाए तो उसे दूध और घी गर्म करके ज़रूर पीना चाहिए। मैं प्याला पी गया। दूध और घी बिल्कुल असली थे और उनमें से खालिस दूध और खालिस घी की अलग अलग खुशबू आ रही थी। राना हाथ बांध कर बोला, महाराज आप हुक्म दें तो मेरा आदमी आपको आपके स्थान तक जंगल में छोड़ आएगा। उसने मेरा थैला भी मेरी खिदमत में अदब से पेश कर दिया, जिसमें मेरा चाकू था उसने मेरे सामने डाला था। मेरा इस्तेहान कहाँ था? जहाँ मैं जाता। दिल में खूनी राना को मुखातब करते हुए कहा, अब तो बेटा यही मेरा इस्तेहान है। अब तो सोनिया को यहाँ से लेकर ही अपने इस्तेहान पर जाऊँगा। मैंने मुस्करा कर कहा, राना हम तुम्हारी सेवा से खुश होते हैं। राना खूनी बड़ा खुश हुआ। महाराज ये तो मेरे धने बाग हैं, यह साथ वाला गार बिल्कुल खाली है। आपको वहाँ शेर की खाल बिछाई देता हूँ, आपको यहाँ कोई तकलीफ नहीं होगी। मैंने एक हाथ से उसे आशीर्वाद देने के अंदाज में उठाया और कहा, राना तुमने हमें सामान दिया है, हम तुमसे प्रसन्न हुए हैं। बस गार के बाहर हमारे लिए आग का मचान लगा दे। उसने हाथ बांधकर बड़ी आजी से कहा, महाराज मुझे क्षमा कर दें, हम यहाँ बाहर अलाव रोशन नहीं कर सकते। आप तो जानते हैं कि हमारे दुश्मन हमारे ठिकाने का पता चल जाएगा। आपके तख्त के गिर्द हम मच्छरदानी तान देंगे। मैं समझ गया वो ठीक कह रहा था। आंध्र प्रदेश की पुलिस उसकी तलाश में होगी। ज़ाहिर है वो एक मफरूर था। मैंने मुस्कुरा कर कहा, कोई बात नहीं, हम वैसे ही करेंगे जैसे तू चाहेगा। कार में हमारा इस्तेहान लगा दे, अब हम भगवान की पूजा पाठ करेंगे। उसने उड़ते हुए मेरे कदम छूकर कहा, महाराज मेरे लिए ज़रूर प्रार्थना करना। मैंने उसकी तरफ हाथ बुलंद करके कहा, होश करेंगे तू आज से हमारा बालका है, जहाँ तेरा कल्याण हो। राना खूनी तो फूले नहीं समा रहा था। उस वक्त साथ वाले तीसरे गार में से मेरे लिए तख्त बिछा दिया गया। वो खुद मुझे लेकर गार में आया। अंदर लालटेन ताक में जल रही थी। तख्त पर शेर की खाल बिछी थी, एक तकिया भी लगा था। बांस तख्त के चारों कोनों पर लगे थे, जिन पर मच्छरदानी लपेट दी गई थी। वो मच्छरदानी छोड़ने लगा तो मैंने उसे यह कहकर मना कर दिया कि हम साधु सन्यासियों को मच्छर तंग नहीं करते, ये भी प्रभु की संतान है। मैं चप्पल उतार कर तख्त पर आलती पालती मार कर बैठ गया और गले में से माला उतार कर अशलोक पढ़कर उनका विरोध करने लगा। राना खामोशी से बाहर निकल गया। उसके जाते ही मैंने आंखें खोल कर देखा, गार तंग था।
अगरचा छत बहुत ऊंची थी, मगर वहाँ हब सो रहा था। कुछ मच्छर भी मेरे कानों में भिन भिनाने लगे। प्रभु की संता को मैंने मारना शुरू कर दिया, मगर मच्छर पीछा नहीं छोड़ रहे थे। अभी घर से बाहर निकलना मुनासिब नहीं था। मैं इन लोगों पर अपना असर ज़ैल होते गवारा नहीं कर सकता था। सब्र करके वहीं बैठा रहा। आहिस्ता आहिस्ता बाहर रोशनी कम होती गई। फिर शाम का अंधेरा फैल गया। इतने में राना के दो आदमी मेरे लिए काफ़ी लेकर आए और पूछा कि महाराज काफ़ी पियेंगे। मुझे कोई हैरानी ना हुई, क्योंकि मैं जानता था कि ये लोग चाय की जगह काफ़ी का इस्तेमाल करते हैं और इलाके की देहात भी काफ़ी कसरत से पी जाती है। मैंने काफ़ी का डोंगा ले लिया और तख्त से उड़ते हुए कहा, हमारा स्थान बाहर ले चलो, हम तारों की जीवती में भगवान की पूजा करेंगे। उसी वक्त मेरा तख्त गार से निकालकर बाहर खुली फिजा में गार के दिहाने के सामने लाकर बिछा दिया गया। यह मच्छरदानी भी छोड़ दी गई। मैं तख्त के सामने पत्थरों पर बैठ गया और ओलखना रंजन का नारा बुलंद करके काफ़ी पीने लगा। लालटेन बाहर नहीं लाई गई थी। मैंने देखा कि साथ वाले दोनों घरों के अंदर ही लालटेन रोशन थी। बाहर कोई लालटेन या कहीं भी आग नहीं जल रही थी। खाना भी एक गार के अंदर ही आग जलाकर पकाया जा रहा था। जब रात हो गई तो राना खूनी मेरे पास आकर बैठ गया। राइफल अब भी उसके कंधे पर पीछे को लगी हुई थी। मैंने उसे संसार और माया की बातें शुरू कर दी। अंधेरे में उसकी आंखें सांप की आंखें मालूम हो रही थीं। साफ लग रहा था कि उसे मेरी बातों से कोई दिलचस्पी नहीं है। वो दाएं बाएं और कभी दूर पीछे वाली वादी की तरफ देख लेता था। इतने में उसके आदमी हमारे लिए खाना लेकर आ गया। खाने में भुना हुआ मुर्ग और चावल थे, मिर्च की चटनी भी थी। राना बोला, महाराज आप हमारे मेहमान हैं। मैं जानता हूँ आप साधु लोग गोश्त नहीं खाते, परंतु आज मेरा दिल रख लीजिए और मेरी खातिर ये खा लें, मुझे बड़ी खुशी होगी। भुने हुए जंगली मुर्ग के मिसालों की तेज़ खुशबू आई तो मेरी भूख तेज़ हो गई। शाम के जहर ने जाते जाते शायद मुझे भूख लगा दी थी। मैंने कहा, राना तू मेरा बल्क है, मैं तेरा दिल नहीं तोड़ूंगा। तेरे लिए मैंने अपने आप को सांप से डसवा लिया था, मुझे मुर्ग खाने में क्या एतराज़ हो सकता है। इस जुमले से राना खूनी बहुत महसूस हुआ। अपने रान पर जोर से हाथ मारकर हंस पड़ा, फिर हाथ बांध कर बोला, महाराज आप भगवान समान हैं, आपने मेरी बात मानकर मुझे सम्मान दिया है। खाने के बाद उसके आदमी वहाँ ताड़ी की बोतल ले आए। राना ने बोतल को सीने से लगाकर कहा, महाराज मुझे माफ़ कर दें, मैं रात को खाने के बाद ताड़ी ना पीऊँ तो खाना हजम नहीं होता और मुझे नींद भी नहीं आती। वो बोतल खोलकर घटाघट ताड़ी के 6-7 घूंट चढ़ा गया। आसीन से मुंह पूछा और उठते हुए बोला, मैं चलता हूँ महाराज, सुबह मिलूंगा। वो बोतल सीने से लगाए मेरे करीब से भारी जूतों की आवाज़ पैदा करता अपने घर की तरफ चला गया, जो मेरे घर से चंद कदम के फासले पर तीसरा घर था। उस घर के बाहर उसके दो आदमी पैरे पर बैठ गए थे और वह भी ताड़ी के शौक कर रहे थे। उस घर की दूसरी जानब भी एक घर था। उस घर के अंदर हल्की हल्की सी रोशनी बाहर निकल रही थी। मुझे शुबह होने लगा कि उस घर में शायद सोनिया को रखा गया है, मगर दिल नहीं मानता था। अगर सोनिया वहाँ होती तो उसकी एक आध आवाज़ ज़रूर सुनाई देती। इस बात का मुझे यकीन था कि सोनिया इस राना खूनी के कब्ज़े में है। हो सकता है मेरे आने के बाद उसने उसे किसी दूसरी जगह मुंतकिल कर दिया हो। उसके खास राजदार मोटे चंदू ने खबर दी थी कि धनपति सोनिया को करौंदी जंगल में राना खूनी के पास फिरौख्त कराया है। मैं चौथे घर में से निकलती हुई हल्की हल्की सी रोशनी को तक रहा था। रात गहरी होती चली गई। गर्मियों का हबस आलूद आसमान चमकीले सितारों से झिलमिलाने लगा। नीचे जंगल में गहरी तारीकी और मौत जैसा सन्नाटा था। राना के गार के बाहर मौजूद दो आदमी पहरा दे रहे थे। उनमें से एक ताड़ी के नशे में वहीं पड़ गया। दूसरा आदमी उसके कंधों को जोर जोर से हिलाने लगा, मगर वह बदमाश होकर गिर गया था। जो पहरेदार होश में था उसने उसे उठाकर पत्थर की नीम का ददम दीवार के साथ इस तरह कुणु बिठाकर राइफल उसके हाथ में थमा दिया जैसे वो जाग कर पहरा दे रहा हो। अब गार के अंदर से राना खूनी की गुर्राहटनुमा आवाज़ और किसी को झड़कने और गालियां देने की आवाज़ें आने लगी थीं। जाहिर है वो नशे में था। बाहर वाला पहरेदार बार बार गार में जाता और वापस आकर बैठ जाता था। एक बार राना खूनी की आवाज़ बुलंद हुई। यह आवाज़ बड़ी गजबनाक थी। पहरेदार भागकर अंदर गया। राना खूनी उसे गालियां देकर कोई शय लाने को कह रहा था। मुझे उसके मुंह से निकले हुए तमिल जबान के बेरब्त अल्फाज समझ नहीं आ रहे थे। पहरेदार दूसरे ही लम्हे गार से निकलकर उस गार की तरफ बढ़ा जहाँ से लालटेन की हल्की हल्की सी रोशनी आ रही थी। वो गार में दाखिल हो गया। मैं आंखें फाड़कर अंधेरे में देखने की कोशिश करने लगा। थोड़ी देर बाद पहरेदार नीम रोशन गार से निकला।
तो उसके पीछे धीमी रोशनी में मुझे वही सुर्ख साड़ी वाली लड़की नजर आई जिसे मैंने शाम से कुछ पहले नीचे नदी में स्नान करते हुए देखा था। अब वो अंधेरे में थे और उनके साय राना खूनी के गार में आगे पीछे दाखिल हो गए। फिर राना के एक वैश्याना कह कह की आवाज़ गूंजी और मैंने पहरेदार को देखा कि जल्दी जल्दी कदम उठाता हुआ गार से निकला और बदमस्त साथी के पास ही दीवार से टेक लगाकर बैठ गया। फिर राना खूनी के गार में भी सन्नाटा छा गया। मैं वहां से उठकर किसी तरह चौथे गार की तलाशी लेना चाहता था। हो सकता था वहां से मुझे सोनिया का कोई सुराग मिल जाए, मगर मुझे चौथे गार तक पहुंचने के लिए लामहला राना खूनी के गार से आगे गुजरना पड़ता, जिसके अंदर से अब लालटेन की रोशनी नहीं आ रही थी। मगर गार के बाहर एक पहरेदार अभी तक होश में था, बल्कि पूरी तरह होश में था, क्योंकि जहाँ तक मैं देख सका था उसने ताड़ी की बोतल को दोबारा मुंह नहीं लगाया था। मेरा अंदाज़ा दुरुस्त निकला जब वो उठकर गार के सामने टहलने लगा और मैं अपने जगह से उठकर तख्त पर मच्छरदानी के अंदर आ गया और तकिया से टेक लगाकर नीम दराज हो गया। मैंने एक बार फिर अपनी तसल्ली के लिए अपने जिस्म के अंदरूनी निज़ाम का जायजा लिया। मेरे खून में सांप के जहर का मामूली सा असर भी नहीं रहा था। मैंने अपने अंगूठे को आंखों के करीब लाकर देखा। मुझे हाथ के ऊपर अंगूठे के पास सियाह रंग का एक नन्हा सा निशान नजर आ रहा था। अब अचानक मुझे ख्याल आ गया कि यह सांप भी ज़्यादा जहरीला नहीं था। एक बार उत्तर प्रदेश के जंगलों में मुझे एक सपेरे ने बताया था कि सांप जब डसे और जहाँ से डसे वहाँ 2 दांत के निशान हों तो समझ लें कि यह सांप बहुत जहरीला है और इसका तोड़ मुश्किल ही से हो सकेगा। लेकिन अगर सांप के डसने से जिस्म पर सिर्फ एक दांत का निशान हो तो इसका मतलब है कि यह सांप ज़्यादा जहरीला नहीं है, और अगर आदमी को फौरी तिब्बी इमदाद मिल जाए तो उसकी जान बच सकती है। ये अलग बात है कि वो आदमी सांप की दहशत की वजह से खुद ही उन पर न छोड़ दे। अब मुझे पूरी तसल्ली हो गई कि सांप का जहर मेरे जिस्मानी निज़ाम को ज़्यादा नुकसान नहीं पहुंचा सका। वैसे नाग बूटी ने भी बहुत काम किया था और वह कुदरत की बनाई हुई सच्ची बूटी थी। राना खूनी के गार में घुप अंधेरा था। रात काफ़ी गुजर चुकी थी। दूर नीचे जंगल के किसी कोने में से शेर की धाड़ गूंजी और उसने सन्नाटे को ज़्यादा दहशतनाक बना दिया। इसके बाद ऐसी खामोशी छा गई जैसे सारी कायनात दम बखुद हो गई हो। न जाने क्या बात थी कि थकावट के बावजूद मुझे नींद नहीं आ रही थी। बार बार मेरा ख्याल सोनिया की तरफ जाता था। खुदा जाने वो कहाँ होगी, किस साल में होगी। काश मैं चौथे गार में जाकर उसकी तलाशी ले सकता। अगर इन लोगों ने सोनिया को मेरे आने के बाद वहाँ से किसी दूसरी जगह पर मुंतकिल कर दिया था तो गार में उसकी 2-3 ऐसी चीज़ें ज़रूर पड़ी होंगी जो उसकी मौजूदगी की तस्दीक कर देंगी। लेकिन सवाल यह था कि रास्ते में पहरेदार बैठा था, मैं वहाँ तक नहीं जा सकता था। मच्छरदानी को तख्त के किनारे से ज़रा ऊपर उठाकर मैं बराबर बाहर पैरा देते आदमी को तक रहा था, जो अब राइफल ज़मीन पर रखे दीवार से टेक लगाकर बैठ गया था और बीड़ी सुलगाकर पीने लगा था। इतने में राना खूनी के कार से उसकी गालियाँ देने की आवाज़ बुलंद हुई। बाहर बैठा हुआ पहरेदार अपनी जगह से बिल्कुल न हिला। शायद यह रोज़ के मामूलात की बात थी। इसके बाद फिर गहरी खामोशी छा गई। मेरे लिए चौथे गार में जाने का कोई इम्कान नहीं था। मैंने तख्त पर टांगें फैलाई और आंखें बंद कर लीं। आलूदगी पहले ही तारी हो रही थी। आंखें बंद करते ही मैं गहरी नींद में खो गया। आंख खुली तो धूप मच्छरदानी से छन छन करा रही थी। मैंने दिल ही दिल में 5 बार कलमा शरीफ पढ़ा और मच्छरदानी हटाकर बाहर आ गया। नीचे वादी के दरख्तों पर शफाफ धूप चमक रही थी। एक राइफल बरदार पहरेदार राना खूनी के गार के आगे चल फिर कर पहरा दे रहा था। दूसरा न जाने कहाँ था। उस पहरेदार ने मुझे हाथ बांध कर नमस्कार किया। मैंने उलख निरंजन का नारा बुलंद किया और श्लोक पढ़ने लगा। मैं इस रुख पर बैठा था कि दाएं जानिब तीनों गारों के दुहाने मुझे बराबर नजर आ रहे थे। चौथे गार के बारे में मुझे शुबा था कि वहाँ सोनिया कैद है, वो भी वीरान वीरान सा था। राना खूनी के गार में से एक आदमी राइफल कांधे पर डाले बाहर निकला। उसके पीछे सुर्ख साड़ी वाली सांवली लड़की थी। वो पहरेदार के साथ गारों के आगे वाले पथरीले सहन से गुजरकर एक तरफ से नीचे ढलान पर उतर गई। चंद लम्हों बाद मैं भी उठा। पहरेदार से कहा कि मैं जंगल की सैर को जा रहा हूँ, नदी पर स्नान भी करूँगा। मैं दूसरी तरफ ढलान उतरने लगा। आगे वही हरी भरी झाड़ियों और झुके हुए दरख्तों वाली सुरंग शुरू हो गई। मैं आहिस्ता आहिस्ता चलता हुआ सुरंग में से निकलकर पहलू से होता हुआ नदी के उस किनारे पर आ गया जहाँ नदी चक्कर काट कर सुर्ख चट्टानों के पीछे चली जाती थी। पीछे निगाह डाली तो सुर्ख साड़ी वाली लड़की नदी में गुस्ल कर रही थी। इस लड़की को भी राना खूनी ने ज़रूर कहीं से अगवा करके अपने हाथ डाल रखा होगा। शायद ये लड़की मुझे सोनिया के बारे में कुछ बता सके।
एक अगवाशुदा औरत को दूसरी अगवाशुदा औरत से ज़रूर हमदर्दी होगी। दरख्तों पर जंगल के परिंदे सुबह की रोशनी के गीत गा रहे थे। शबनम से लदी हुई ठंडी हवा चल रही थी। मैंने एक तरफ हटकर नदी के पानी में गुसल किया, दांत साफ किए, गहरी धोती जेब तन की, माला गले में डाली और आहिस्ता आहिस्ता वापस चलने लगा। मैं बुलंद आवाज में श्लोक पढ़ता जा रहा था, क्योंकि मुझे मालूम था कि आसपास राना खूनी के आदमी पहरे पर मौजूद होंगे। ऊपर अपने स्थान पर आया तो राना खूनी मिसवाक कर रहा था। मुझे देखते ही नमस्कार किया और बोला, महाराज रात कैसे गुजरी? मैंने कहा, साधु संतों की रात भगवान की याद में गुजरती है। राना खूनी ने मेरे साथ बैठकर दही और रात की बासी रोटी का नाश्ता किया। फिर वो अपनी राइफल खोलकर साफ करने लगा। नाल में से डोरी को बाहर खींचते हुए बोला, महाराज हम जरा एक काम से जा रहे हैं, आप बेफिक्र होकर यहाँ बैठें और दरगाह देवी से हमारे लिए प्रार्थना करें कि हम कामयाब होकर लौटें। मैं समझ गया कि वो कहीं वारदात करने जा रहे हैं। मैंने भी बड़े एतमाद से हाथ बुलंद करते हुए कहा, देवी दरगाह तेरी शांता करेगी। कोई 1 घंटे बाद राना खूनी अपने आदमियों के साथ पूरी तरह मुसल्लह होकर वहां से निकल गया। जाते हुए उन्होंने बारी बारी मुझसे आशीर्वाद लिया। उनके जाने के बाद वहां सिर्फ एक पहरेदार रह गया, जो राना के गार के आगे पहरे पर बैठ गया। सिवाय उस पहरेदार के मैदान बहुत हद तक साफ था। अगर यह पहरेदार कुछ देर के लिए इधर उधर हो जाए तो मैं चौथे गार की तलाशी लेकर सोनिया के बारे में कोई सुराग लगा सकता था। तीसरे गार में सुर्ख साड़ी वाली लड़की अभी अभी चाय का मग लेकर अंदर गई थी। मैंने पहरेदार से सांपों की बातें शुरू कर दी। मैंने उसे बताया कि अगर वो नदी के किनारे उगी हुई नागफनी की 2-4 शाखें तोड़ के ले आए तो मैं उसे सांप के कांटे की बेमिसाल दवाई बनाकर दे सकता हूँ। सांपों से इन लोगों का वास्ता पड़ता ही रहता था और फिर गुज़श्ता रोज़ वह मेरी जड़ी बूटी का करिश्मा अपनी आंखों से देख चुका था। कुछ मैंने भी उसके इश्तियाक को तेज कर दिया था। मैं राना खूनी का खास साधु सन्यासी था। वो नागफनी की टहनियाँ तोड़कर लाने के लिए नीचे चला गया। नदी के किनारे नागफनी बहुत उगी हुई थी। जब वो मेरी नज़रों से ओझल हो गया तो सबसे पहले मैं उस गार में गया जो अभी तक मेरे लिए पुरस्कार बना हुआ था। यह गार भी दूसरे गारों की तरह खाली और वीरान ऊंची छत वाला था। कोने में सिर्फ आटे चावलों की बोरियां पड़ी थीं। कुछ घी और मिट्टी के तेल के कनिस्तर भी वहीं रखे हुए थे। किसी इंसान की मौजूदगी का वहाँ कोई निशान नहीं था। मैं बाहर निकल आया। बाहर आते ही ऊंची आवाज़ में 2-3 मंत्रों का विर्द किया और तीसरे गार के सामने आकर बोला, कन्या हम तुम्हें दर्शन देने आए हैं। ज़ईफ़ तगा सुर्ख साली वाली लड़की गार से बाहर निकल आई। उसने आते ही झुककर मेरे कदम छुए। मैंने उसके सर पर ईसा से हाथ रखकर कहा कि राना जैसे आदमी की बीवी है, हम तुम्हें वरदान देंगे। सुर्ख साड़ी वाली लड़की ने हाथ बांधकर मेरी तरफ देखा। उसकी आंखों में आंसू भरे हुए थे। वो सतवा नाक और मोटी सी आंखों वाली एक खुशीकल और नौजवान लड़की थी। मैंने ये जुमले तमिल जबान में कहे थे। वो मुझे आंध्र प्रदेश की लग रही थी। उसने इधर उधर एक निगाह डाली और खुश्क सी आवाज़ में बोली, महाराज मैं किसी और की बीवी हूँ। अब मैंने उस ढलान की तरफ देखा कि कहीं पहरेदार नागफनी लेकर वापस तो नहीं आ रहा। ढलान वीरान थी। मैंने लड़की के सर पर हाथ रखा और उससे उसका नाम पूछा। उसकी आंखों से टप टप आंसू गिरने लगे। महाराज मेरा नाम हिंसा है। 1 माह पहले मेरी शादी हुई। मैं अपने दुल्हा के साथ उसके गांव जा रही थी कि जंगल में राना और उसके आदमियों ने धावा बोल दिया, मेरे पति को जख्मी कर दिया और मुझे उठाकर यह राक्षस यहाँ ले आया। महाराज भगवान के लिए मुझे यहाँ से निकाल कर ले चलें। मैं आपके पाँव पड़ती हूँ। लड़की मेरे पाँव पर गिर पड़ी। उसने एक ही सांस में अपनी दुख भरी दास्तान बयान कर दी थी। मैं उसे अपने बारे में कुछ नहीं बताना चाहता था। अभी उसे सोनिया के बारे में कुछ नहीं पूछ सकता था। मैंने उसे कांधों से पकड़कर उठाया। उसके कमज़ोर कांधे कांप रहे थे। इस ख्याल से कहीं कोई छुपा हुआ पहरेदार सुन न रहा हो। उसे कहा, कन्या राना एक बहादुर सुरमा है। वो तुझे यहाँ खुश रखता है। तुझे यहाँ से जाने की क्या ज़रूरत है भला? लड़की चेहरा हाथों में छुपाकर आहिस्ता आहिस्ता सिसकियाँ भरने लगी। मैंने देखा कि उसकी उंगलियों में सुहाग की मेहंदी का रंग अभी तक सुर्ख था। बदनसीब दुल्हन को अपने खामंद के साथ रहना नसीब नहीं हुआ था। मैं ये कहकर अपने इस्तेहान की तरफ चल दिया कि हम तुमसे फिर बात करेंगे कन्या। वो आंसू बहाती अपने घर में वापस चली गई। इतने में पहरेदार नागफनी लेकर आ गया। नागफनी की एक शाख को मैंने छील कर उसके डंठल के 3 टुकड़े पहरेदार को दिए और कहा कि इसे नीचे नदी के किनारे ले जा और कटोरी में डालकर कूट कर पीस डाल, मगर थोड़ी थोड़ी देर बाद नदी के छींटे ज़रूर देना। जब इसका अर्क निकल आए तो मेरे पास ले आना। इससे मेरा मकसद उसे कुछ देर के लिए मजीद नीचे भेजना था।
मैं सुर्ख साड़ी वाली लड़की से सोनिया के बारे में कुछ मालूमात हासिल करना चाहता था। पहरेदार ने घर में से एक कटोरी और लकड़ी का छोटा डंडा लिया और एक बार फिर नीचे नदी की तरफ रवाना हो गया। जब वो निगाहों से ओझल हो गया तो मैं उठकर सुर्ख साड़ी वाली बदनसीब दुल्हन हिंसा के घर में आ गया। वहाँ फर्श पर बिछौना बिछा हुआ था। पास ही केतली पानी का मटका, 2 गिलास और चाय के 3-4 मग पड़े थे। हिंसा बिछौने पर इस तरह बैठी थी कि उसका सर घुटनों पर लगा हुआ था और बाल एक तरफ को नीचे आबशार की तरह गिर रहे थे। मुझे देखते ही वो उठ खड़ी हुई। मैंने हाथ से उसे बैठने का इशारा किया और उसके पास ही फर्श पर बैठते हुए बोला, हिंसा, क्या तुम्हारे सिवा यहाँ कोई और लड़की भी रहती थी? हिंसा ने अपनी बड़ी बड़ी काली आंखों से मुझे देखा और हाथ जोड़कर बोली, महाराज, 2 रोज पहले एक लड़की को राना का एक आदमी यहाँ आकर रखवा गया था। मैंने जल्दी से पूछा, क्या उसका रंग गोला, बाल भूरे और आंखें हल्की शरबती थीं? हाँ महाराज, हिंसा बोली। वो मुझे पढ़ी लिखी लड़की लगती थी। वो कहाँ है? मैंने बड़ी बेताबी से पूछा। हिंसा ने कहा, महाराज, मुझे कुछ मालूम नहीं। राना उसके आने के बाद कुछ परेशान हो गया था। उसने कल सुबह उसे अपने एक आदमी के साथ किसी तरफ रवाना कर दिया। अब मैंने हिंसा को किसी हद तक एतमाद में लेने का फैसला कर लिया और उसे कहा, हिंसा, अगर तुम किसी तरह राना से यह मालूम कर लो कि वो लड़की राना ने कहाँ भेजी है तो मैं वादा करता हूँ कि तुम्हें यहाँ से निकाल कर ले चलूँगा। हिंसा ने मेरे पाँव पकड़ लिए। महाराज, मुझे यहाँ से निकाल कर ले चलें, मैं यहाँ मर जाऊँगी। मैं उसका सर ऊपर उठाते हुए बोला, ये बातें अब बंद कर दो और जो मैं कहता हूँ वही करो। आज रात राना से मालूम करो कि उसने लड़की को कहाँ भेजा है और वो लड़की कौन उसे दे गया था। इस पर हिंसा ने कुछ याद करते हुए कहा, जो आदमी दुबली पतली गोरी रंग वाली खामोश खामोश सी लड़की को राना के हवाले कर गया था, उसका नाम धनपति था, क्योंकि एक बार राना ने उसे नाम से पुकारा था। अब मुझे यकीन हो गया कि वो लड़की सोनिया ही थी। मैंने कहा, हिंसा, किसी तरीके से राना से पता करो कि उसने लड़की को किस जगह पहुंचाया है। मैं वादा करता हूं कि इसके बाद तुम्हें यहाँ से निकाल कर अपने साथ ले जाऊंगा और तुम्हें तुम्हारे माँ बाप के घर पहुंचा दूंगा। मगर एक बात ध्यान से अपने दिल में बिठा लो कि इस बात की किसी को कानो कान खबर नहीं होनी चाहिए, समझिए। हिंसा बड़ी समझदार लड़की मालूम हो रही थी। उसने एक लम्हे के लिए मुझसे यह ना पूछा कि मेरा उस लड़की यानी सोनिया के साथ क्या रिश्ता है और क्या मैं उसकी तलाश में वहाँ आया हूँ। कहने लगी, महाराज, मैं विष्णु भगवान की कसम खाकर कहती हूँ कि उसका जिक्र किसी से नहीं करूँगी। मैं उस लड़की के बारे में आज रात ही राना से गुलवाने की कोशिश करूँगी। क्या वो तुम्हें बता देगा? मैंने खदशे का इजहार किया। हिंसा ने नथने फुलाते हुए गहरा सांस लिया और बोली, इस राक्षस से राज उगलवाने का ढंग मुझे आता है। मैं उठ खड़ा हुआ, वो भी मेरे साथ ही उठी। मैंने कहा, अब मैं जाता हूँ, तुम इस जगह बैठी रहो, मैं तुमसे खुद ही मिल लूँगा। तुम मुझे मिलने की हरगज़ हरगज़ कोशिश ना करना।